एक करके सभी एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट देखते ही क्वेश्चन में आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सेप्ट। जैसे ही आप क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले उसको माइंड में रखना चाहिए आपको। एक्सेप्ट है यानी ये गलत पूछ रहा है, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या होता है हम सभी को पता है। एक्सेसिव प्रोटीन्यूरिया होता है, प्रोटीन्यूरिया हो गया तो हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा, एल्बुमिनीमिया यानी ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन अगर यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा तो हाइपोएल्बुमिनीमिया कहिए या फिर हाइपोप्रोटीनीमिया कहिए, जो ऑप्शन में लिखा है हाइपोप्रोटीनीमिया बात वही है, सेम चीज़ है, क्योंकि एल्बुमिन प्रोटीन ही होता है। और क्या होता है इसमें, पेरिफेरल एडिमा होता है, पेरिफेरल एडिमा। और क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन जैसे ही कम होता है हमारे ब्लड में तो लीवर प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, साथ में लिपिड भी बनने लगता है, क्योंकि लाइपो प्रोटीन बनाना शुरू करता है लीवर। तो लाइपो प्रोटीन बनाने के कारण हाइपरलिपिडीमिया भी हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया यानी प्रोटीन तो बना ही रहा है साथ में लिपिड भी बना रहा है, तो ब्लड में लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण। तो ये 4 फीचर है, इन चारों के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें से चूज करना है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपोप्रोटीनीमिया, इडेमा एंड हाइपरलिपिडीमिया भी है, एंड हाइपरलिपिडीमिया यहाँ भी लिखा है। ओके, तो ये तीनों तो है, लेकिन एक्सेप्ट पूछ रहा है, यानी आरबीसी कास्ट यूरिन में नहीं होता है। यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, आरबीसी कास्ट नहीं होता है। आरबीसी कास्ट आपको मिलेगा नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, ठीक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आपको मिलेगा। नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता तब ये सही होता, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर ए हो गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, हाइपरकोगुलेशन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, हाइपरकोगुलेशन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, हाइपरकोगुलेशन, ओके, यानी कोगुलेशन ब्लड में हो रहा है, वो किसके कारण हो सकता है। करेक्ट आंसर लॉस ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3, क्योंकि यूरिन के थ्रू जो प्रोटीन्यूरिया हो रहा है साथ में ये इसका भी लॉस होने लगता है। उसके बाद लीवर प्रोटीन बनाने लगता है जिसमें से फिब्रोनिजन भी है, तो ये डिक्रीज नहीं ये इंक्रीज होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन के ऐसा कुछ नहीं होता है, विटामिन के साथ कुछ नहीं होता है, एंड प्रोटीन सी भी घट जाता है ना कि बढ़ जाता है। ओके, फिब्रिनोजन कब बढ़ना था तो ये घटा हुआ लिखा हुआ है, प्रोटीन सी घटना था तो ये बढ़ा हुआ लिखा हुआ है, तो सही आंसर ये ए है। यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपरकोगुलेशन का जो कारण है एंटी थ्रोम्बिन 3 यानी कोगुलेटिंग फैक्टर जो है, क्लॉटिंग फैक्टर का लॉस होना है, एंटी कोगुलेंट है वो। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीआरएफ इन एडल्ट इज, क्रोनिक रीनल फेलियर का कारण क्या होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर इन एडल्ट इज डायबिटीज मेलाइटस, सिंपल है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक रेनल फेलियर इज डायबिटीज मेलाइटस इन एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन्यूरिया इन एडल्ट, फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलाइटस नेफ्रोटिक रेंज का पूछ रहा है। वैगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस में नेफ्राइटिक सिंड्रोम पाया जाता है, इसमें हम लोग नेफ्राइटिक सिंड्रोम के लिए रिलेट कर सकते हैं, अगर नेफ्राइटिक से पूछा जाता तो ये सही हो सकता है। इन दोनों में भी प्रोटीन्यूरिया ही होता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता है, उतना मात्रा में नहीं होता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम इज सीन इन,
रेस्टलेस लेग सिंड्रोम सीन इन क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा। यहाँ पे ऑप्शन होगा पोस्ट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्रेजेंट एज नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ओके, इस केस में नेफ्राइटिक सिंड्रोम यानी यहाँ पे हीमेचुरिया का केस देखा जाता है पोस्ट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसेंट फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग ग्लोमेरुलर डिजीज। क्रिसेंट फॉर्मेशन आरपीजीएन में होता है रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हम लोगों को पता है कि मिनिमल चेंज डिजीज में इफ्यूजन ऑफ इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस होता है, बहुत ही माइनर चेंज होता है इसमें, इसलिए नाम भी इसका मिनिमल चेंज डिजीज है। एंड फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में यानी एफएसजीएस में हम लोग जानते हैं कि एक स्मॉल एरिया में, एक फोकल एरिया में स्क्लेरोसिस होता है। ओके, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत है, नॉन प्रोग्रेसिव लिखा है यहाँ पे। तो क्रिसेंट फॉर्मेशन सिर्फ आरपीजीएन में ही होता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। 8th में आइए, 8th क्वेश्चन, आईजीए नेफ्रोपैथी इज सीन इन। इसमें हम लोग जानते हैं कि आईजीओ नेफ्रोपैथी में आईजीए यानी इम्यूनोग्लोबुलिन, एक इम्यून सेल का डिपोजिशन होता है मेसेंजियम में। ओके, मेसेंजियम में यानी ग्लोमेरुलस का जो कैपिलरीज है उसके आसपास का जो स्पेस है वहाँ के सेल्स को, वहाँ के स्पेस को मेसेंजियम कहेंगे और वहाँ के सेल्स को मेसेंजल सेल्स कहेंगे। यहीं पे डिपोजिशन होता है आईजीओ नेफ्रोपैथी में। आईजीए ये जो इम्यून सेल है इसका डिपोजिशन मेसेंजियम में होता है, तो नाम से भी याद यहाँ पे कर सकते हैं, मेसेंजियो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 9 में मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ आईजीओ नेफ्रोपैथी इज रिपीटेड ग्रॉस हिमेचुरिया। रिपीटेड ग्रॉस हिमेचुरिया आईजीए नेफ्रोपैथी का जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है रिपीटेड ग्रॉस हिमेचुरिया। ओके, रिपीटेड ग्रॉस हिमेचुरिया यानी ब्लड इन यूरिन जो इमीडिएटली आता है, इमीडिएटली। इस केस में हिमेचुरिया ब्लड में जो यूरिन आ रहा है, यूरिन में जो ब्लड आ रहा है वो इमीडिएटली आफ्टर इन्फेक्शन आता है। नंदिनी, फीमेल पेशेंट नंदिनी प्रेजेंट्स विथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी थ्रोट इन्फेक्शन है, तो इसको जो प्रॉब्लम होगा वो PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल, नाम में ही लिखा हुआ है पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल। अ फीमेल पेशेंट नंदिनी प्रेजेंट्स विथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन है और 15 दिन के बाद हिमेचुरिया आ रहा है। ओके, तो PSGN में ही आता है 15 दिन के बाद हिमेचुरिया। आईजीए नेफ्रोपैथी में इमीडिएटली। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विथ हिमोप्टाइसिस एंड हिमेचुरिया, यहाँ देखिए केस में लिखा क्या, हिमोप्टाइसिस एंड हिमेचुरिया दोनों है, यानी ये गुड पास्चर सिंड्रोम की ओर इशारा कर रहा है। तो इसमें बस यही दोनों को देख करके आप आसानी से बता सकते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, डेफनेस एंड नेफ्राइटिस, आल्पोर्ट सिंड्रोम जिसमें आई, ईयर एंड किडनी अफेक्टेड होता है। ये तीनों, आई, ईयर एंड किडनी, ये तीनों अफेक्टेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 7-year-old बॉय प्रेजेंट्स विथ जनरलाइज्ड इडेमा। ओके, 7 साल का बच्चा है जिसमें जनरलाइज्ड इडेमा है, यूरिन एग्जामिनेशन में एल्यूमिन्यूरिया है, सेरम बायोकेमिकल में यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एल्यूमिन्यूरिया है तो यूरिन में एल्यूमिन आ रहा है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इडेमा है यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, और बच्चा है तो इसको मिनिमल चेंज डिजीज होगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चाइल्ड इज मिनिमल चेंज डिजीज। और इसमें होता क्या है, फूड प्रोसेस का, पोडोसाइट के फूड प्रोसेस का
पोडोसाइट के फूड प्रोसेस का फ्यूजन हो जाता है, यानी इफेसमेंट हो जाता है। तो यही है, इसी में लिखा हुआ है, सिंपल है। यानी चाइल्ड है एंड इडेमा है, एल्बुमिनुरिया है, तो सिंपल सा है। हाइपरलिपिडीमिया भी है, इसका मीन सिंपल मतलब है कि ये इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में जो होता है वो मिनिमल चेंज डिजीज ही होता है, और मिनिमल चेंज डिजीज में फ्यूजन ऑफ फूड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रू अबाउट लाइट माइक्रोस्कोपी चेंजेस इन मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी मिनिमल चेंज डिजीज में क्या 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 चेंजिंग आता है। ट्रू अबाउट लाइट माइक्रोस्कोपी चेंजेस इन मिनिमल चेंज। लाइट माइक्रोस्कोपी में तो कुछ पता ही नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में पता चलता है। नो चेंज सीन, नो चेंज सीन, लाइट माइक्रोस्कोपी में कोई चेंजिंग नहीं दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखता है, इसीलिए तो ये कहा भी जाता है मिनिमल चेंज। करेक्ट आंसर, नो चेंज सीन। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर ऑफ मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आर ऑल एक्सेप्ट, यानी मिनिमल चेंज डिजीज के बारे में गलत पूछ रहा है, एक्सेप्ट है तो गलत। मिनिमल चेंज डिजीज में क्या होता है, हाइपरटेंशन, इडेमा एंड सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया होगा, फीवर नहीं होता है। ओके, फीवर यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रेनल वेन थ्रोम्बोसिस। तो रेनल वेन थ्रोम्बोसिस यानी यहाँ पे थ्रोम्बोसिस का कारण तो ट्रॉमा भी होगा, रेनल सेल कार्सिनोमा एंड प्रेगनेंसी, इन तीनों केस में थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ओके, प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है ब्लड में, उसके कारण वो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर में जो बदलाव आता है उसके कारण थ्रोम्बोसिस हो सकता है, चांसेस है वहाँ पे। ओके, इन तीनों केस में थ्रोम्बोसिस हो सकता है। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन। कैल्शियम ऑक्जेलेट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन। ओके, अगर ब्लैडर होता, ब्लैडर का स्टोन होता, ब्लैडर में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है, आप लोग बताइए, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है अगर ब्लैडर में होता तो। 19 में आइए, 28 ईयर ओल्ड बॉय मेट विद एन एक्सीडेंट। ओके, 28 साल का एक बच्चा है जिसमें इस जो एक्सीडेंट हुआ और क्रस्ट इंजरी हुआ, क्रस्ट इंजरी यानी इंजरी हुआ, मस्कुलर इंजरी हुआ यहाँ पे। तो मोस्ट लाइकली टू डेवलप क्या होगा, अगर इंजरी होता है तो मसल इंजरी जब भी होता है तो फॉस्फेट रिलीज होता है। ओके, मसल इंजरी जब भी होता है तो फॉस्फेट रिलीज होता है। ओके, तो हाइपर फॉस्फेटीमिया होना चाहिए, यानी ब्लड में फॉस्फेट ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारा चीज़ आता है, सिर्फ फॉस्फेट ही रिलीज नहीं होता है, मायोग्लोबिन भी रिलीज होता है, बहुत सारी चीज़ रिलीज होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं फॉस्फेट रिलीज होता है, तो फॉस्फेट बढ़ जाना चाहिए ब्लड में, तो ये गलत हो गया, ये हाइपो लिखा है, ये गलत हो गया। एंड कैल्शियम की कमी हो जाती है, ब्लड का जो कैल्शियम है जहाँ पे इंजरी है, जहाँ पे बोन इंजरी है वहाँ पे पहुँचता है, तो कैल्शियम की कमी हो जाना चाहिए, ये भी गलत हो गया। और ये भी गलत है क्योंकि हार्ट का कोई ट्रॉमा है नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, हार्ट का स्पेशल ट्रॉमा लिखा रहता तो भी ये सही हो सकता था। तो करेक्ट आंसर एक्यूट रीनल फेलियर होगा। क्यों, क्योंकि ये मायोग्लोबिन हो, फॉस्फेट हो, ये सब जा कर के रीनल ट्यूब्यूल को ब्लॉक करता है, यानी ब्लड में मायोग्लोबिन का बढ़ जाना, फॉस्फेट का बढ़ जाना, इस तरह के सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स का बढ़ जाना आगे जाके किडनी में जा कर के ये रीनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करता है और किडनी फेलियर हो सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर का एक कारण एक्सीडेंट भी है, यहाँ पे याद रखिए, एक ये भी एक MCQ है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बार्टर सिंड्रोम एंड जेटलमैन सिंड्रोम आर ट्रू एक्सेप्ट ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस दोनों होता है, बार्टर सिंड्रोम एंड
जेटलमैन सिंड्रोम, दोनों के दोनों ऑटोजोमल रिसेसिव सिंड्रोम है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। बार्टर सिंड्रोम प्रेजेंट अर्लियर इन लाइफ, सही है, यह भी सही है। बार्टर सिंड्रोम अर्लियर इन लाइफ होता है एंड जेटलमैन सिंड्रोम अकर्स इन एडल्ट, ठीक है। जेनेटिक डिफेक्ट इन बार्टर सिंड्रोम इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द डिस्टल ट्यूब्यूल, यही गलत है, यानी गलत पूछ रहा है तो यही गलत है, क्योंकि इसका एक्शन, इसमें जो डिफेक्ट है वो होता है लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, ना कि रीनल ट्यूब्यूल में, डिस्टल ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हेनले में होता है। ओके, देन ये दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21 में आते हैं। अ 32-year old woman 5 year postpartum presents with progressive breathlessness, यानी 32 साल का एक कोई वुमेन है, 5 साल पोस्टमार्टम यानी डिलीवरी के 5 साल के बाद, प्रेजेंट्स विथ प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस एंड पैल्पिटेशन। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज मैलर फ्लश। अब यहीं से देखिए, मैलर फ्लश से ही समझ में आता है कि ये हार्ट का कंडीशन चारों लिखा है। मैलर फ्लश जो हम लोग माइट्रल फेसिस पढ़ते हैं माइट्रल स्टेनोसिस में, उसको माइट्रल फेसिस भी कहते हैं। और मैलर फ्लश जो फ्लशिंग आता है फेस पे, माइट्रल स्टेनोसिस का ही ये फीचर है। ओके, आगे देखिए, मिड डायस्टोलिक मर्मर भी हम लोगों ने पढ़ा है। मिड डायस्टोलिक मर्मर माइट्रल स्टेनोसिस का ही ये सिम्टम है। ओके, तो एआर में क्या होता है, एआर में आपका होगा अर्ली सिस्टोलिक, सॉरी अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। माइट्रल स्टेनोसिस में मिड डायस्टोलिक मर्मर, माइट्रल रिगर्जिटेशन में होगा पैन सिस्टोलिक मर्मर, एंड ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में होगा अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, ये सेम। ओके, सेम, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ पेशेंट विथ होलोसिस्टोलिक मर्मर या फिर पैन सिस्टोलिक मर्मर, एक ही है। बेस्ट हर्ट एट द अपेक्स रेडिएटिंग टू द एक्जिला, प्रेजेंट विथ फटीग एंड डिस्निया है, और होलोसिस्टोलिक मर्मर है, यानी पैन सिस्टोलिक मर्मर है। तो पैन सिस्टोलिक मर्मर आपको मिलेगा पैन सिस्टोलिक मर्मर माइट्रल रिगर्जिटेशन में मिलेगा। ओके, पैन सिस्टोलिक मर्मर माइट्रल रिगर्जिटेशन में मिलेगा। याद रखिए, इस तरह से एएस एंड पीएस में मिलता है अर्ली सिस्टोलिक मर्मर, एएस एंड पीएस में। एमआर एंड टीआर में मिलता है पैन सिस्टोलिक मर्मर। एमएस एंड टीएस में मिलता है अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। वीएसडी भी होता है यहाँ पे, एंड टीआर एंड एमआर, सॉरी पीआर एंड एआर, है ना, पीआर एंड एआर। यहाँ पे आपको मिलेगा पैन सिस्टोलिक, पैन डायस्टोलिक यानी होलो डायस्टोलिक। ये शॉर्ट तरीका है याद करने का, AR PR MS TS AS PS अर्ली सिस्टोलिक, MR TR पैन सिस्टोलिक। तो होलोसिस्टोलिक मर्मर यानी पैन सिस्टोलिक मर्मर, माइट्रल रिगर्जिटेशन। ओके, TR तो है नहीं यहाँ पे, और माइट्रल रिगर्जिटेशन में ही मिलेगा आपको। माइट्रल रिगर्जिटेशन है यानी लेफ्ट साइडेड जो हार्ट चैम्बर है वो फेल हो रहा है ब्लड को रिसीव करने में, पूरी तरह से ब्लड को रिसीव करने में। तो रिगर्जिटेशन में क्या होता है, रिगर्जिटेट ब्लड ऊपर की ओर जाएगा, यानी ब्लड ऊपर से जो आ रहा है उसको आने में प्रॉब्लम है, तो आ नहीं पा रहा है, यानी लंग्स में जाके कॉन्जेशन होगा
और लंग्स में कंजेशन होने का ही ये रिजल्ट है फैटीग एंड डिस्निया। लंग्स में रिगर्जिटेशन, लंग्स में कंजेशन होने के कारण, यानी लंग्स से जो ब्लड जाना चाहिए लेफ्ट साइडेड ऑफ हार्ट में, लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट में, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि वहाँ पे माइट्रल रिगर्जिटेशन, लेफ्ट साइड में जो माइट्रल वाल्व है वहाँ पे माइट्रल रिगर्जिटेशन का एक कंडीशन आ चुका है। ओके, जो ब्लड को रिसीव नहीं कर पाएगा उन चैम्बर्स में। तो फटीग एंड डिस्निया कॉज बाई पल्मोनरी कंजेशन, और पल्मोनरी कंजेशन कहाँ से आ रहा है? माइट्रल रिगर्जिटेशन से। तो हमने कैसे पहचाना? होलो सिस्टोलिक मर्मर, बस इसी से पहचाना। यानी कभी भी लंबा लंबा क्वेश्चन हो उसमें से कोई एक दो ही पॉइंट आपको काम का मिलता है, तो लंबे क्वेश्चन से आपको डरना भी नहीं, पूरा पढ़ना एक एक करके। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन पैनसिस्टोलिक मर्मर, फिर से आ गया पैनसिस्टोलिक मर्मर, इट बिगिंस विथ S1 एंड एक्सटेंड्स अप टू S2। ओके, पैनसिस्टोलिक मर्मर, और इसमें तो कोई ASPS MRTR कुछ है ही नहीं, कोई हार्ट कंडीशन उस तरह का नहीं है, पैनसिस्टोलिक मर्मर है लेकिन, और S1 के बाद S2 तक जा रहा है ये मर्मर। ओके, S1 के बाद S2 तक जा रहा है ये मर्मर। तो S1 का मतलब होता है क्लोजर ऑफ AV वाल्व, यानी AV वाल्व क्लोज हो चुका है, अब S2 तक जा रहा है, यानी पैनसिस्टोलिक मर्मर ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में जो हम लोग चेक कर रहे हैं, ऑस्कल्टेशन का मतलब जो स्टेथोस्कोप से हम लोग अगर मर्मर को जो हम सुन रहे हैं वो S1 से लेकर के S2 तक सुनाई दे रहा है, यानी फुल सिस्टोलिक में सुनाई दे रहा है, पैनसिस्टोलिक, यानी AV वाल्व क्लोज हो चुका है। S2 में होता है क्या? S2 में होता है आपका पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व, इसका क्लोज, यानी सेमिलुनर वाल्व का क्लोजर होना है। तो सेमिलुनर वाल्व अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन ये क्लोज हो चुका है आपका AV वाल्व, यानी ये कौन सा फेज है? AV वाल्व क्लोज हो चुका है एंड सेमिलुनर वाल्व क्लोज नहीं हुआ है, यानी वेंट्रिकुलर फिलिंग अभी हो रहा है। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिलिंग भी नहीं, ये तो क्लोज हो चुका है AV वाल्व क्लोज हो चुका है। अब वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि ये ओपन है, अभी S2 ओपन है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है। ओके, देखिए ये कैसे गलत है, ये दोनों तो ऐसे ही गलत है, यानी ये गलत ऑप्शन है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में चारों वाल्व क्लोज होता है, तो यहाँ तो ऐसा कोई कंडीशन है, यहाँ पे लिखा है S1 से लेकर के S2, और सिंपल ये भी बात समझिए कि S1 से लेकर के S2 तक मर्मर अगर सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है। बिना ब्लड फ्लो के मर्मर सुनाई कभी नहीं देता है। मर्मर का मतलब ही होता है ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड आ रहा है कहीं से, ब्लड का ही आना, ब्लड का जो टर्बुलेंस है उसी को तो मर्मर कहते हैं। ब्लड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो में नहीं आएगा, एकदम सही तरीके से जो इसका तरीका है वैसे नहीं आएगा, तो उसके कारण जो एक हलचल निकल के आया, हलचल का जो साउंड निकल के आया, टर्बुलेंस उसको कहते हैं, वही तो मर्मर कहलाता है। तो इन दोनों केस में तो चारों वाल्व क्लोज है। ये तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कोई वॉल्यूम का चेंजिंग नहीं होता, ये हमने पहले डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन यानी कोई वॉल्यूम का चेंजिंग नहीं, यानी ना तो ब्लड आ रहा है ना तो ब्लड जा रहा है, तो कोई मर्मर उस समय सुनाई ही नहीं देगा। तो ये दोनों गलत है। एट्रियल सिस्टोल भी कैसे गलत है? ये भी सिंपल है, S1 हो चुका है यानी क्लोजर ऑफ AV वाल्व, S2 तक जा रहे हैं हम लोग, S1 यानी AV वाल्व क्लोज हो चुका है, यानी एट्रियम का जो AV वाल्व है वो क्लोज हो चुका है, S2 तक जा रहा है, S1 से लेकर S2 तक जा रहा है, यानी ये वेंट्रिकल का फिनोमेना की बात कर रहा है, वेंट्रिकल का। ओके, यानी वेंट्रिकल में ही तो फिलिंग होगा तभी तो अब S2 तक जाएगा। S1 हो चुका है, अब S2। सेकंड हार्ट साउंड कब होता है? जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होता है। तो सेमिलुनर वाल्व अभी क्लोज नहीं हुआ है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मर्मर सुनाई दे रहा है,
यानी ये वेंट्रिकल का ही कोई फेनोमेना है। तो सिंपल सा वेंट्रिकुलर इजेक्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आइए, सिंपल सा है यहाँ पे, माइट्रल स्टेनोसिस एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या डिफरेंस है। माइट्रल रिगर्जिटेशन में हमने अभी आपको पहले बताया था माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है। माइट्रल रिगर्जिटेशन में पैनसिस्टोलिक मर्मर होता है, हमने आपको बताया था पैनसिस्टोलिक मर्मर। पैनसिस्टोलिक मर्मर ये सही है, एमआरएच डायस्टोलिक ये गलत है, एंड एमएस हैज ओपनिंग स्नैप आफ्टर S2 ये भी सही। तो एमएस का एक फीचर और एमआर का ये फीचर दोनों सही है। करेक्ट आंसर इज बी। बाकी सब में कुछ ना कुछ गलत है। ओके, एमएस इज सिस्टोलिक मर्मर ये गलत है। नेक्स्ट में आइए, इन अ पेशेंट विथ सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस विच पार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल इज मोस्ट प्रोलॉन्ग्ड। सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस में प्रोलॉन्ग्ड कौन सा कार्डियक कंडीशन, कार्डियक विच पार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल इज मोस्ट प्रोलॉन्ग्ड। सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस में, तो माइट्रल स्टेनोसिस अगर सीवियर है तो माइट्रल स्टेनोसिस यानी माइट्रल वाल्व क्लोज नहीं हो पा रहा है, माइट्रल वाल्व क्लोज नहीं हो पा रहा है, यानी माइट्रल वाल्व क्लोज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब माइट्रल स्टेनोसिस है, सॉरी माइट्रल स्टेनोसिस ये ओपन नहीं हो पा रहा है, ये नैरो हो चुका है, ये नैरो हो चुका है, यानी वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं हो पाएगा। माइट्रल स्टेनोसिस जो होता है यहाँ पे, इसका काम है ओपन हो जाना फिलिंग के टाइम, लेकिन ये ओपन स्टेनोसिस का मीनिंग है, स्टेनोसिस का मीनिंग ओपन नहीं हो पा रहा है, ये क्लोज हो चुका है, ये ओपन नहीं हो रहा, तो ब्लड को आगे जाने के लिए ओपन होना पड़ेगा इसको, है ना। इसका एक काम है कि बंद हो जाना फिर ओपन भी होना, तो ओपन ही नहीं होगा तो फिलिंग कैसे होगा। तो करेक्ट आंसर वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। माइट्रल स्टेनोसिस में कार्डियक साइकिल का कौन सा पार्ट प्रोलॉन्ग हो जाएगा, प्रोलॉन्ग का मतलब कौन सा ये जो फेज है ये लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्टेनोसिस में क्या होता है, ओपन नहीं होता है, ओपन नहीं होगा तो आगे जाने का जो काम है वो नहीं हो पाएगा। वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज इज प्रोलॉन्ग्ड। नेक्स्ट, इन माइट्रल रिगर्जिटेशन the murmur becomes softer when the patient moves from squatting to standing position. माइट्रल रिगर्जिटेशन में मर्मर सॉफ्ट हो जाता है, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं क्लास में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेनस रिटर्न डिक्रीज। अगर वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है जब स्क्वेटिंग पोजीशन में पेशेंट आता है। तो स्क्वेटिंग पोजीशन का मतलब, मान लीजिए ये पेशेंट है, ये इसका ट्रंक है, ये इस तरह से भी नहीं, बस सिंपल इस तरह से, जैसे सिटिंग पोजीशन जो होता है यही स्क्वेटिंग पोजीशन है। स्क्वेटिंग पोजीशन में वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है, वेनस रिटर्न प्रोमोट होता है इसमें। लेकिन ये इस यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्क्वेटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन। स्क्वेटिंग से स्टैंडिंग हो रहा है, स्क्वेटिंग से स्टैंड हो जाएगा धीरे धीरे, ये स्टैंड हो रहा है। इसका मतलब वेनस रिटर्न जो बढ़ रहा था वो कम हो चुका है, इसीलिए सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट, याद रखिए स्क्वेटिंग पोजीशन में वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है। A 65-year-old woman with long-standing hypertension presents with palpitation. Her ECG shows absence of P wave. P wave absent. कहाँ पढ़े हैं आप लोग P wave absent? Atrial fibrillation. P wave absent. Atrial fibrillation. ओके, तो करेक्ट आंसर ये। एट्रियल फ्लटर में क्या होता है, सॉ टूथ पी वेव, सॉ टूथ पी वेव। एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव अब्सेंट। ओके, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में पेशेंट जो होता है वो कॉन्शियस नहीं होता है,
ओके, यहाँ तो लिखा हुआ है कि लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन प्रेजेंट्स विथ 65 ईयर का ओल्ड वुमेन है। ओके, वो इस केस में कॉन्शियस नहीं होता है, तो ऐसा कुछ सीरियस कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। सही आंसर तो डायरेक्ट वो ऑप्शंस ऑफ पीवीएफ डायरेक्ट इसको इंडिकेट कर रहा है। ओके, और इसमें तो कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता नहीं है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता नहीं, तो यहाँ पे इरेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। ECG shows flattened T wave, फ्लैटेंड टी वेव, याद रखिए टॉल टी वेव मीन्स हाइपरकैलेमिया, फ्लैटेंड टी वेव मीन्स हाइपोकैलेमिया। ओके, टॉल टी वेव हाइपरकैलेमिया, फ्लैटेंड टी वेव हाइपोकैलेमिया। तो सही आंसर क्या होगा? फ्लैट टी वेव है तो हाइपोकैलेमिया इज द करेक्ट आंसर। ओके, और साथ में हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया में क्यूटी इंटरवल जो है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होगा, यानी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है तब हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपरकैल्सीमिया में क्यूटी इंटरवल शॉर्ट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 में देखिए, 25 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विथ डिस्नी ऑन एक्सर्शन एंड पैल्पिटेशन, शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट इन चाइल्डहुड ऑन ऑस्कल्टेशन। चाइल्डहुड में सोर थ्रोट था, यानी रिमेटिक फीवर होने का चांसेस इसको होगा। ऑन ऑस्कल्टेशन लाउड S1, ओपनिंग स्नैप आफ्टर S2, ये सिंपल, यही तो सीधा बता रहे MS, एंड लाउड S1 है ना। रिमेटिक फीवर है तो इसका मतलब माइट्रल वाल पे इसका इफेक्ट होगा, तो माइट्रल स्टेनोसिस इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। ओपनिंग स्नैप आफ्टर S2, ये माइट्रल स्टेनोसिस का कैरेक्टरिस्टिक है। ओपनिंग स्नैप आफ्टर S2 ये कैरेक्टरिस्टिक है माइट्रल स्टेनोसिस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A 20-year-old with untreated VSD develops cyanosis, clubbing and polycythemia. ओके, यानी साइनोसिस है, क्लबिंग है, पॉलीसाइथीमिया है। 20-year-old अनट्रीटेड विथ VSD, देन राइट टू लेफ्ट शंट ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ऐसा है, साइनोसिस है तो राइट टू लेफ्ट शंट हुआ होगा। एग्जन-मेंजर सिंड्रोम यहाँ पे टेक प्लेस हुआ है। ओके, राइट टू लेफ्ट शंट जब होता है तभी साइनोसिस, तभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है। 31, और न्यूबॉर्न शोज बाउंडिंग पल्स, वाइड पल्स प्रेशर एंड कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे सिंपल कोई एक ऐसा कीवर्ड रहेगा जो आपको बता देगा सही आंसर। 32, occasional dizziness ECG shows progressive lengthening of PR interval, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ PR इंटरवल। ओके, यानी PR इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड है। फॉलोड बाय ड्रॉप्ड QRS कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ड्रॉप्ड QRS कॉम्प्लेक्स भी है। तो बताना है सही क्या होगा। वेंसबेक फिनोमेना इज सही। मोबिस टाइप 1 में क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल के साथ ड्रॉप्ड QRS कॉम्प्लेक्स। और मोबिस टाइप 2 में क्या होता है? PR इंटरवल कांस्टेंट, बस बाकी डिफरेंस यही है। एंड यहाँ भी ड्रॉप्ड QRS होगा, यहाँ भी ड्रॉप्ड QRS होगा, लेकिन PR इंटरवल यहाँ पे कांस्टेंट होता है, जबकि वहाँ पे प्रोलॉन्ग लिखा हुआ है, लेंथनिंग लिखा है। सही आंसर मोबिस टाइप 1। 33, 6 वीक पोस्ट MI पेशेंट हैज फीवर, चेस्ट पेन, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन, रब एंड रेज्ड ESR। तो ड्रेसलर सिंड्रोम, पोस्ट MI जो सिंड्रोम है वो ड्रेसलर सिंड्रोम कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 34, मैच द फॉलोइंग एक्सरे साइन, बूट शेप्ड मिलेगा आपको टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट में, 3 साइन मिलेगा आपको कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा में,
स्ट्रेट बॉर्डर मिलेगा आपको, वाटर बॉटल मिलेगा आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन में, और स्ट्रेट बॉर्डर आपको मिलेगा माइट्रल स्टेनोसिस में। सिंपल, ये सब याद करने वाला चीज़ है। फेनोमेना समझिए, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझिए और जल्दी से याद कर लीजिए। वाटर बॉटल हार्ट ऑन एक्सरे अकर्स ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन द पेरिकार्डियल सैक, सही आंसर है ना। कार्डियक टेम्परेट में क्या होता है, कार्डियक टेम्परेट में पेरिकार्डियल फ्लूइड इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है पेरिकार्डियम में कि हार्ट उसके अंदर फ्लोट करने लगता है, और पेरिकार्डियम का साइज इस तरह का हो जाता है कि वाटर बॉटल के जैसा दिखता है एक्सरे में। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। द हार्ट सोज अपीयर्स ग्लोबुलर विद अ नैरो वेस्ट बिकॉज द वेंट्रिकल आर हाइपरट्रॉफिड, गलत। वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफिड हुआ ही नहीं है, वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ना ही एट्रियम में प्रॉब्लम है ना वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, पेरिकार्डियम में, जहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो चुका है। तो ये गलत है, 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, फिगर ऑफ 3 साइन ऑन चेस्ट एक्सरे इज सीन ड्यू टू प्री एंड पोस्ट स्टेनोटिक डायलेटेशन ऑफ द एओर्टा। तो 3 साइन कहाँ मिलता है, 3 साइन हम लोगों को मिलता है कोक्टेशन ऑफ एओर्टा में, कोक्टेशन ऑफ एओर्टा में मिलता है 3 साइन, ये 3 साइन जो मिला तो सही है। ऊपर का लाइन रिब नॉचिंग भी वहाँ मिलता है, ये भी सही है। अगर ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरीज फॉर्मिंग कोलैटरल सर्कुलेशन, दोनों लाइन सही है, दोनों लाइन सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको। ये सब हम लोग अपने लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं, सब कुछ एक एक करके हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको सही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से कार्डियोलॉजी को एक बार पढ़ लीजिए, आसान है सब कुछ। स्टेटमेंट 1, सैमुअल हैनीमैन वाज बॉर्न इन मिसेन जर्मनी इन द ईयर 1755, सही है। ही कंप्लीटेड हिज मेडिकल डिग्री 1779 यूनिवर्सिटी ऑफ एर्लांगन, दोनों सही है। फ्रैगमेंटा was Hahnemann's first compilation of symptoms produced by medicine on healthy individuals. And Fragmenta was the first materia medica compiled by Hahnemann. Correct statement. It was published before materia medica pura, सही है, and contains symptoms collected from proving and toxicological sources. तो सही आंसर। प्रूविंग करके हैनीमैन ने materia medica फ्रैगमेंटा लिखा, जो materia medica pura से पहले आया था, यानी फ्रैगमेंटा आया है 1805 में, materia medica pura आया है 1811 में, ये तो पहले आया ही है। दोनों स्टेटमेंट सही। मैचिंग करना, फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ 1792, सिंपल देखिए, जो आसान है पहले उसको लगा लीजिए। ये 1805, ये दोनों कन्फर्म है तो आसानी से डी का 4 इन तीनों में है। फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ 1792, यानी ए का 3 यहाँ पे है, तो ये सही हो गया। इस तरह से भी आपको लगाना है, इस तरह से भी याद करना है, और इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। जो आसान है पहले उसको टिक आउट कर लीजिए, जो डाउटफुल है उसको अभी रहने दीजिए, ओके रहने दीजिए। ये सब याद करने वाला है। इन दोनों से ही हम लोग समझ गए कि आंसर 3 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है हमारा ईयर पब्लिकेशन वाज फॉर एशियन कॉलेरा 31, ये सब तो याद करने का है। 31, द टर्म ऑर्गेनन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एरिस्टोटल, फर्स्ट यूज्ड बाय एरिस्टोटल। मैच द फॉलोइंग, फॉर्मल लॉजिक एरिस्टोटल, ऑडिसेपियर, हॉर्स, जीनस एपिडेमिकस, सिडेनहैम, फादर ऑफ मेटेरिया मेडिका, डाइस्कोराइड्स। ओके, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, यही तो है। अच्छा ये भी है, एक मिनट, सी का 1 ये नहीं है। देखिए ये भी एक मिस्टेक होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है। 43, ऑल द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, सही है, सही है। फादर ऑफ एनाटॉमी हेरोफिलस, सही है। मॉडर्न एनाटॉमी का एंड्रयू वेसालियस होता है। फादर ऑफ मेटेरिया मेडिका डाइस्कोराइड्स। नेस्टर ऑफ मेडिसिन हुफलैंड। हैनीमैन कॉल्ड हुफलैंड द नेस्टर ऑफ मेडिसिन, तो ये सही आंसर होगा। इंग्लैंड का क्वीन, फ्रांस का
रहने देते हैं इंडिया का हनी बर्गर, ठीक है। ए का 4, डी का 3, 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 ये अगेंस्ट होम्योपैथी, एंटी अर्गन जर्नल, वर्क ऑफ डार्कनेस, एंटी होम्योपैथिक आर्चिव्स, तीनों। ओके, यहाँ पे ये सब कुछ फैक्ट्स है, फैक्ट्स को सिर्फ याद करना पड़ता है आपको, ठीक है। विच मसल डजंट अराइज फ्रॉम द कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से ये तीनों आता है। एक्सटेंसर कार्पाई सुप्राकॉन्डाइलर रिज से ये निकलता है। बाकी ये तीनों कॉमन ओरिजिन से आता है, ये उस ओरिजिन का नहीं है, ठीक है। ओरिजिन एंड इंसर्शन एग्जाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जानना चाहिए। इसका ओरिजिन सुप्राकॉन्डाइलर रिज है। Which of the following is incorrect regarding branches of posterior cord? रूट वैल्यू पूछ रहा है। एक्सिलरी का तो हम लोग जानते हैं 5 और 6 होता है, तो यह 7, 8 लिखा है, तो ये गलत है। बाकी सबका सही है, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बस आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। The nerve supply of serratus anterior is from the serratus anterior का nerve supply long thoracic nerve, serratus anterior का supply long thoracic nerve. Which of the option correct about anatomical snub box? Anatomical snub box, anatomical snub box में lateral side में होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और मीडियल साइड में होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, मीडियल साइड में। ओके, और इसके फ्लोर पे होता है रेडियल आर्टरी, और बोन में कौन कौन सा होता है? फ्लोर पे रेडियल आर्टरी होता है, एंड बोन में स्कैफॉइड, ट्रेपीजियम एंड रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस, रेडियस का स्टाइलॉइड प्रोसेस, एंड फर्स्ट मेटाकार्पल का बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। ओके, लैटरल साइड में एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, मिडिल साइड में एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और रूफ पे क्या होता है? रेडियल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ओके, तो चलिए, हैज द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस ऑन इट्स अल्नर साइड, ईपीबी अल्नर साइड में बताया जा रहा है। ईपीबी को अल्नर साइड में बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ईपीबी को अल्नर साइड में बताया जा रहा है। अल्नर साइड का मतलब होता है ये साइड जो है हमारा, ये साइड, ये रेडियल साइड, लैटरल साइड रेडियल, और मीडियल साइड अल्नर साइड कहलाता है। तो ये मीडियल पे ईपीबी को बता रहा है, द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस ऑन इट्स अल्नर साइड। एक मिनट, हाँ, मिस्टेक यहाँ पे है। यहाँ पे तो हम ध्यान ही नहीं दिए कि ये मीडियल है, ये लैटरल है। लैटरल साइड में ये दोनों, मीडियल साइड में ये। ओके, चलिए, तो यहाँ से देखिए, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस अल्नर साइड यानी अंदर की ओर मीडियल साइड में, तो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस तो यहाँ पे लैटरल साइड में है, तो ये गलत हो गया। हैज द रेडियल आर्टरी लाइंग ऑन इट्स फ्लोर, सही है, रेडियल आर्टरी लाइंग ऑन इट्स फ्लोर, सही है। हैज द टेंडन ऑफ एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस यानी एपीबी
एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस ऑन इट्स रेडियल साइड, गलत। रेडियल साइड का मतलब लैटरल साइड में एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, लेकिन यहाँ पे लॉन्गस है, ब्रेविस नहीं है। हैज़ अ रेडियल स्टाइलाइड प्रोसेस ऑन द पाल्पेबल बोनी पॉइंट, यानी फ्लर पे है ही स्टाइलॉइड प्रोसेस रेडियस का, सही है। तो ये गलत आंसर ये पूछ रहा है। द करेक्ट अबाउट, हाँ सही पूछ रहा है। तो सही कौन सा है? सही आपको मिल गया, हैज़ अ रेडियल आर्टरी लाइंग ऑन इट्स फ्लोर, यही सही, बाकी सब गलत। ये जो ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये गलत है, ठीक है। ये सही है, हैज़ अ टेंडन ऑफ, ये भी गलत है। हैज़ अ रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस एज द वनली पाल्पेबल, वनली इसीलिए तो गलत है। यहाँ पे चार चार पाल्पेबल पॉइंट है, सिर्फ स्केफॉइड नहीं, ट्रेपीजियम भी है, सिर्फ रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस ही नहीं, ये चारों है। बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल भी है। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, इस तरह से मिस्टेक हो सकता है। रोटेटर कफ इज फाउंड बाय ऑल एक्सेप्ट एसआईटीज, जैसे हम अभी जल्दीबाजी में कर रहे हैं वैसे आपको ना तो टेस्ट में जल्दीबाजी करना है ना ही एग्जाम में, ठीक है। हम तो जल्दीबाजी करेंगे तो फिर से सुधार लेंगे, फिर हम तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर वापस जाके वीडियो को देखेंगे और फिर वहाँ जाके सुधार लेंगे। लेकिन आप लोगों को सुधार का मौका नहीं मिलता है एग्जामिनेशन के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद आपको बुलाया नहीं जाएगा सुधार करने के लिए, इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको एग्ज़ाम में सही करना होता है, टेस्ट में भी वही काम करना है। तो SITS शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। टेरिस माइनर, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, टेरिस माइनर ना कि मेजर। ओके, तो मेजर नहीं, माइनर। 50 क्लॉ हैंड यूज बाय लीजन ऑफ अल्नर नर्व, क्लॉ हैंड अल्नर नर्व याद रखना है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, सिंपल पैरालिसिस ऑफ लॉन्ग थोरैसिक नर्व। एंड मसल कौन सा होगा? सेराटस एंटीरियर, इब्स पॉइंट C5-6 एंड क्लम्की पॉइंट 7-8, ठीक है। इब्स पॉइंट अपर साइड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, क्लम्की पॉइंट लोअर साइड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस का इंजुरी, यानी पॉइंट कहिए या फिर इंजुरी। क्लम्की पैरालिसिस पूछे तो C7-8 बताना है, C7 and 8 C8 and T1 लोअर वाला एंड अपर वाला 5-6 इब्स पॉइंट या फिर इब्स पैल्सी। नेक्स्ट, नर्व डैमेज ड्यू टू ल्यूनेट डिसलोकेशन इन कार्पल टनल। ल्यूनेट डिसलोकेशन हुआ है, ल्यूनेट डिसलोकेशन हुआ है तो इसका मतलब कार्पल टनल में डिसलोकेशन हुआ है, तो मीडियन नर्व, कार्पल टनल में मीडियन नर्व ही वहाँ पे कंटेंट होता है और कोई नर्व नहीं, मीडियन नर्व ही होता है। क्वेश्चन नंबर 54, बेबी में कॉमन इंजरी क्लेविकल, फ्रैक्चर क्लेविकल, फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई क्लेविकल, फर्स्ट बोन टू यानी मोस्ट कॉमन टू रप्चर इंजरी इज क्लेविकल फ्रैक्चर, नॉट रप्चर। नॉट प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन, यानी कार्पल बोन का श्याम लाल टिंडे पकाओ, टिंडे तो कच्चे हैं। ओके, ये प्रॉक्सिमल हो गया, ऐसे याद करिए, ये प्रॉक्सिमल हो गया और ये डिस्टल हो गया। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्राइक्यूट्रल, ट्रेपीजियम ट्रेपीजॉइड, सॉरी ट्राइक्यूट्रल यहाँ पे ट्राइक्यूट्रम, ट्रेपीजियम ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट हैमेट। ओके, ये डिस्टल साइड, यानी ये जो अगर कार्पल बोन हमारा यहाँ पे है तो प्रॉक्सिमल साइड नीचे की ओर, नीचे वाला यहाँ पे 2 रो अगर है तो ये जो रो है ये प्रॉक्सिमल साइड कहलाएगा और ये डिस्टल साइड कहलाएगा। डिस्टल का मीनिंग होता है एंड वाला, लास्ट वाला जो होता है। ओके, या फिर प्रॉक्सिमल का मतलब ये समझ सकते हैं जो बॉडी के तरफ है, बॉडी के अंदर, और जो बॉडी से दूर है वो डिस्टल होता है, यानी डिस्टल साइड में ये चारों होगा, प्रॉक्सिमल साइड में ये चारों होगा। पूछ क्या रहा है कि प्रॉक्सिमल रो में कौन नहीं है, तो ये चारों है प्रॉक्सिमल में। तो देखते हैं, एल तो है ही, स्केफॉइड तो है ही,
पी तो है ही, ट्रेपीजियम भी है, चारों है, SLTP, तो टी दोनों यहाँ पे है, यहाँ भी है। तो क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से पूछा है कि आपको टी का फुल फॉर्म पता है कि नहीं। यहाँ पे ट्राइक्यूट्रम है और यहाँ पे ट्रेपीजियम एंड ट्रेपीजोइड। कैसे याद रहेगा, दोनों में जेड जेड है, दोनों सेम सेम जैसा प्रोनाउंसिएशन है, ट्रेपीजियम ट्रेपीजोइड, और यहाँ पे ट्रैक्यूट्रम, सिंपल। ओके, तो कौन सा सही हो गया, ट्रेपीजियम। नॉट प्रेजेंट, तो यही होगा। टी में ही कन्फ्यूजन, अगर आपको फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं पता रहता तब भी आप बता सकते थे कि टी ही होगा। ये तीनों तो कन्फर्म है, SLP यहाँ तो है नहीं। 56, द नर्व सप्लाई टू द थिनर मसल प्राइमरीली कम्स फ्रॉम थिनर मसल, यहाँ पे हाइपोथिनर मसल, यहाँ पे ये हाइपोथिनर मसल और ये थिनर मसल। ओके, तो पूछ रहा है थिनर मसल का जो मेन नर्व सप्लाई वो मीडियन नर्व, हाइपोथिनर मसल का जो मेन नर्व सप्लाई है वो है अल्नर नर्व। तो पूछ रहा है थिनर मसल का मेन सप्लाई मीडियन नर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज पार्ट ऑफ थिनर एमिनेंस, थिनर मसल के कारण जो ये एमिनेंस है ये थिनर एमिनेंस कहलाता है। तो फॉलोइंग मसल इज पार्ट ऑफ थिनर एमिनेंस, कौन है उसके पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज अ पार्ट ऑफ थिनर एमिनेंस, फॉलोइंग मसल इज अ पार्ट ऑफ द थिनर एमिनेंस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ये तो फ्लेक्सर फोर आर्म का है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, पाल्मारिस लॉन्गस भी फोर आर्म का है, ये भी फोर आर्म का है, यही है जो थिनर एमिनेंस का है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट पार्ट ऑफ द हाइपोथिनर एमिनेंस। अब हाइपोथिनर में आ जाइए, हाइपोथिनर में लुम्ब्रिकल मसल, फिंगर्स के मसल को कहते हैं लुम्ब्रिकल मसल, ये हाइपोथिनर का पूछ रहा है, यानी यहाँ वाला पूछ रहा है, यहाँ वाला, ये हाइपोथिनर का पूछ रहा है। हाइपोथिनर में यही तीन मसल होता है। द प्राइमरी नर्व सप्लाई टू द हाइपोथिनर मसल इज प्रोवाइडेड बाय विच नर्व, अभी आपको बताया गया थिनर मसल का प्राइमरी नर्व सप्लाई मीडियन नर्व, हाइपोथिनर का प्राइमरी नर्व सप्लाई अल्नर नर्व। तो यहाँ पे अल्नर नर्व करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, नर्व सप्लाई फॉर सैटरडे नाइट पाल्सी, सैटरडे नाइट पाल्सी के लिए रेडियल नर्व, नर्व रिस्पॉन्सिबल सैटरडे नाइट पाल्सी, सैटरडे नाइट पाल्सी में रेडियल नर्व इंजर्ड होता है, सैटरडे को पार्टी करने के बाद ऐसे जो सो जाते हैं हम लोग, उसमें रेडियल नर्व का इंजरी होगा। ओके, क्योंकि पीछे जो रेडियल नर्व जो रेडियल ग्रूव से होकर के जा रहा है वहाँ पे ये कॉम्प्रेस हो जाता है। एक्सिलरी नर्व कब कॉम्प्रेस होता है, इंजर्ड होता है, एक्सिलरी नर्व जब सर्जिकल नेक को रैप करते हुए जाता है, तो वहाँ अगर सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होगा ह्यूमरस का, तो एक्सिलरी नर्व का इंजरी होगा। ओके, एक एक करके सब में कुछ ना कुछ रहता ही। चलिए यहाँ पे एंड करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 60 था। ओके, थैंक यू। कोई अगर इस पर कहीं पे कुछ डाउट लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, व्हाट्सएप पे बताइए या फिर चैट बॉक्स में टाइप करिए।